हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के उदाहरण। इस पर बात होगी और इसी में का उदाहरण है इंद्रधनुष। इस पे हम चर्चा करेंगे और वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है ये भी जानेंगे, जिसमें अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त ये हम लोग जानेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन और टिंडल प्रभाव ये भी जानेंगे। और जिन छात्रों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उनको पिछले वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेनबो क्या है। आप लोग इससे परिचित होंगे, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो सूर्य के विपरीत दिशा में आसमान में एक अर्धवलयाकार रंगों का स्पेक्ट्रम आपको दिखाई पड़ता है, जिसे आप लोग कहते हैं इंद्रधनुष है। तो इंद्रधनुष क्या है और ये किस प्रकार बनता है, हम ये आपको समझाते हैं। इंद्रधनुष क्या है? वर्षा के पश्चात आकाश में उपस्थित जल के सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला एक अर्धवलयाकार रंगों का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष कहलाता है। ये आप इंद्रधनुष की परिभाषा में लिख सकते हैं कि वर्षा के पश्चात आकाश में उपस्थित जल के सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला एक अर्धवलयाकार रंगों का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इंद्रधनुष कहलाता है। ये स्पेक्ट्रम किस प्रकार से होगा, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं, इमेज में ऐसे ही बनता है इंद्रधनुष। लेकिन इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये जिधर सूर्य होगा उधर नहीं बनेगा, सूर्य जिधर रहेगा उसके विपरीत दिशा में ही आसमान में बनेगा। ये जल की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा बनता है, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश जल की छोटी छोटी बूंदों में प्रवेश करता है तो उनका क्या होता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है। जैसे कि प्रिज्म से हो रहा था, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पे पड़ता था तो 7 रंगों में डिवाइड हो जाता था। उसी प्रकार से जल की छोटी छोटी बूंदों में जब सूर्य का प्रकाश इंटर करेगा तो उसका भी वर्ण विक्षेपण हो जाएगा, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट की जो घटना है, यानी कि फिनोमिना ऑफ डिस्पर्सन ऑफ लाइट, वो वहाँ पे होगी। और उसके बाद बूंद के अंदर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और जब बूंद से प्रकाश बाहर आना स्टार्ट करेगा तो फिर से इसका अपवर्तन हो जाता है, और वही जो रंगों में विभक्त प्रकाश होगा वो बूंद द्वारा अपवर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचेगा। तो देखिए, ये आपको डायग्राम के थ्रू हम समझाते हैं। ये मान लीजिए सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश। अब ये किसी जल की बूंद में इंटर करता है, तो जैसे ही इंटर करेगा, यहाँ पे अगर एक अभिलंब हम खींचें तो ये विरल माध्यम से सघन में जा रहा है। यहाँ पे इसका अपवर्तन होगा और साथ ही साथ इसका वर्ण विक्षेपण भी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि डिस्पर्सन भी हो जाएगा। तो ये बहुत सारे रंगों में डिवाइड हो जाएगा। अब जब डिवाइड होगा तो ये इसके अंदर वाले सरफेस पे यहाँ पे पहुँचेगा और यहीं पे इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपतन कोण का मान, ये आपका आपतन कोण होता है, ये अगर ग्रेटर होता है आईसी, आईसी क्या है, क्रांतिक कोण एक होता है। क्रांतिक कोण ऐसा कोण होता है, ये एक आपतन कोण है। क्रांतिक कोण ऐसा आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश का होता है। आईसी क्या है, एक ऐसा आपतन कोण है जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है। तो यहाँ पे हम इसको बताते हैं। अगर मान लेते हैं आपतन कोण हमारा क्या है, आईसी है, क्रिटिकल एंगल मतलब क्रांतिक कोण है, तो इसके लिए जो अपवर्तन कोण बनेगा वो 90 अंश का हो जाएगा। ये वाला, ये 90 अंश का हो जाएगा। आर का मान कितना होगा, 90 अंश होगा। तो जब आपतन कोण का मान क्रिटिकल कोण होगा, यानी कि आईसी होगा, तब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होगा। लेकिन जैसे ही एक कोई दूसरा आई ले लिया जाए, कोई दूसरा आपतन कोण ले लिया जाए जिसका मान आईसी से बड़ा है, यानी कि आपतन कोण से बड़ा है, और कौन से आपतन कोण से, क्रांतिक कोण वाले आपतन कोण से बड़ा है, तो इस घटना में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो परावर्तित प्रकाश है वो उसी माध्यम में लौट जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब आई का मान आईसी से बड़ा होगा। यही घटना हमारी क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी में वापस लौट जाता है। यही घटना हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। इसमें आपतन कोण का मान
क्रांतिक कोण के मान से बड़ा होता है, जिसके कारण अपवर्तन कोण यहाँ पे जो है वो आपका उसी माध्यम में बनेगा, लेकिन इसका मान 90 से अधिक होगा। यहाँ से आप जब देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि 90 से ग्रेटर है, तो ये घटना हमारी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहलाती है। तो इस वाले सरफेस पे इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। किसका? जो विक्षेपित प्रकाश है, यानी कि जिसका वर्ण विक्षेपण हुआ है, वो जब इसके अंदर वाले पृष्ठ पे यहाँ पे पहुँचेगा तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, और वही प्रकाश फिर इसके फ्रंट वाले सरफेस पे पहुँचेगा, जिससे इसका पुनः अपवर्तन होगा। अपवर्तन जब होगा तो यहाँ पे अगर एक अभिलंब आप खींचते हैं तो आपको ये लगेगा कि ये जैसे ही सघन से विरल में आ रहा है तो ये अभिलंब से दूर हट रहा है। अब यही जो कलरफुल लाइट है वो हमारी आँख तक पहुँचती है, जिससे हमें इंद्रधनुष रंगीन दिखाई पड़ता है, और ऐसी असंख्य बूंदों से मिलकर हमारा इंद्रधनुष बनेगा। क्योंकि वर्षा के पश्चात असंख्य बूंदें वायुमंडल में उपस्थित होती हैं, तो आप यहाँ पे इंद्रधनुष किस प्रकार से बनता है ये भी बता सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश जल की बूंद में प्रवेश करता है तो इसका अपवर्तन होने के साथ साथ वर्ण विक्षेपण होता है, और अपवर्तित और वर्ण विक्षेपित प्रकाश का इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश होता है वो जल की बूंद द्वारा पुनः अपवर्तित होकर हमारी आँख तक पहुँचता है, जिससे हमें इंद्रधनुष रंगीन दिखाई पड़ती है। ये पूरा इंद्रधनुष का सिस्टम है। इस प्रकार से इंद्रधनुष बनता है और ये इसकी परिभाषा है। अब हम लोग समझते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। तो ये समझ लीजिए कि वायुमंडल जो हमारा बना है ये बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है, बहुत सारी गैसें इसमें विद्यमान हैं, बहुत सारे धूल कण हैं, तो जिसकी वजह से वायुमंडल में एक लेयर बनती है। लेयर का मतलब ऐसे बहुत सारी परतें बनेंगी। अब किसी परत का जो अपवर्तनांक है यानी कि यन, वो अलग हो सकता है। हर एक परत का अपवर्तनांक अलग अलग होगा, n1 n2 ऐसे आप मान सकते हैं। यन क्या होगा? डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा सभी परतों का। तो जिसकी वजह से जो प्रकाश इसके ऊपर से आएगा या इसमें से होकर आएगा वो हमें अस्थिर दिखाई पड़ेगा, मतलब वो एक लाइन में आता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हर एक परत का अपवर्तनांक अलग अलग है। सपोज ये एक परत है, ये आपकी दूसरी परत है, इसका अपवर्तनांक समथिंग x है तो इसका y होगा। अब जब इसमें से इसमें ट्रेवल करेगा, हो सकता है ये विरल हो और ये सघन हो। तो मान लीजिए कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, अब ये जब इसमें इंटर करेगी, ये आपका विरल है तो ऐसे जाएगी, फिर लेकिन जब ये कुछ दूर जाएगी यहाँ पे पहुँचेगी, तो जब यहाँ पे पहुँचेगी फिर ये आपको सघन मिल गया, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, ऐसे आ जाएगी। तो ये घटना देखने के बाद ये लग रहा है कि अस्थिरता है हमारे वायुमंडल में। तो वायुमंडल में वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण होने वाला प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन की परिभाषा है, जिसमें आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। वायुमंडल में वायुमंडलीय अस्थिरता होने के कारण जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। अब इसके उदाहरण हैं जिसको हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे है अग्रिम सूर्योदय। इसका मतलब ये है कि सूर्योदय का जो समय एक्चुअल में होता है, मान लीजिए जैसे आपने 6:45 ये सूर्योदय का समय है। सूर्योदय कितने बजे होगा? 6:45 पर सुबह ये आपका सूर्योदय का समय है, लेकिन ये हमको 2 मिनट पूर्व दिखाई पड़ जाएगा सूर्योदय। ऐसा क्यों? ये अभी डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे। ये आपको 6:43 पे दिखाई पड़ जाएगा, 2 मिनट पहले दिखाई पड़ जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम सूर्यास्त की बात करें तो हमें सूर्यास्त भी 2 मिनट पश्चात तक दिखाई पड़ता है। यानी कि सूर्यास्त का जैसे समय यहाँ पे दे दिया कि आपका सूर्यास्त है 6:30 पर, लेकिन 6:32 तक हमको वो दिखाई पड़,
अब हम आपको डिटेल में ये समझाते हैं कि ये जो सूर्योदय और सूर्यास्त का समय है ये किस प्रकार डिसाइड होता है। एस्ट्रोफिजिक्स के अंतर्गत सूर्योदय और सूर्यास्त का समय डिसाइड होता है। तो मान लीजिए रिकमेंड किया गया कि 6:45 पे सूर्योदय है, तो ये तो रिकमेंड किया गया है सिस्टम की तरफ से कि 6:45 पे सूर्योदय होगा। लेकिन अगर हम देखेंगे विजिबिलिटी हमारी सही है, क्षितिज के पास हम है। क्षितिज का मतलब जहाँ पे सूर्योदय होता है, या क्षितिज वो भी होता है जहाँ पे सूर्यास्त होता है। तो हमको वो सूर्योदय 6:43 पर ही दिखाई पड़ जाएगा, यानी कि 2 मिनट पूर्व ही दिखाई पड़ जाएगा, पहले ही 2 मिनट पहले ही हम उसको देख पाएंगे। और इसी प्रकार से मान लीजिए कि सूर्यास्त का समय 6:30 बजे है, ये सूर्यास्त का समय है, तो हम सूर्य को 6:32 तक डूबते हुए देख पाएंगे, यानी कि सूर्यास्त भी हमको 2 मिनट पश्चात तक दिखाई पड़ेगा। ये किसके कारण होता है? वायुमंडल में अस्थिरता के कारण होता है, अर्थात वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ये देखिए डायग्राम है, यहाँ पे एक कोई प्रेक्षक है जो कहाँ पे खड़ा है? क्षितिज पर। यहाँ पे क्षितिज है। क्षितिज हमने बताया क्या होता है, ये वो स्थान होता है जहाँ पर सूर्योदय या सूर्यास्त को देखा जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि कोई प्रेक्षक खड़ा है, मतलब कोई इंसान है। अब यहाँ पे सूर्योदय हो रहा है, तो ये जो टाइमिंग है आप समझ लीजिए कि ये 6:43 वाली टाइमिंग है, 6:43 AM की टाइमिंग है, और ये 6:45 की है। मतलब इसका क्या हुआ कि ये टाइमिंग तो तब दी गई है जब सूर्योदय होगा, लेकिन हमको ये दिखाई पड़ जा रहा है कितने समय पे? 6:43 पे। ऐसा क्यों होता है? अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे जैसे लग रहा है कि प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, यानी कि जो प्रकाश यहाँ से आ रहा है उसका अपवर्तन लगातार हो रहा है। अब यहाँ से अपवर्तन को अगर ध्यान देंगे तो जैसे जैसे हम क्षितिज के पास आएंगे, यानी कि नीचे की तरफ, वैसे वैसे अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, परतों का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। और ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे अपवर्तनांक कम होता है। तो वही केस यहाँ भी अप्लाई की जा रही है। यहाँ पे क्या है कि सघन माध्यम नीचे है, विरल माध्यम ऊपर है। तो यहाँ पे जो इसका आपतन कोण बना आई, अब यहाँ पे देखिए विरल में थोड़ा सा अभिलंब से दूर हट गया, फिर यहाँ पे एक आपतन कोण आपको मिलेगा आई, यहाँ पे और दूर हट गया। ऐसे दूर हटते हटते यहाँ पे ये चीज़ आपको मिली, प्रकाश यहाँ आपकी आँख तक पहुँचा। लेकिन आप ये नीचे थोड़ी न देखेंगे, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सूर्य हमारे सामने है। आप ये विजन देखेंगे जो 6:43 पे ही आपको दिखाई पड़ जाएगा। ये इस तरह से आप अग्रिम सूर्योदय या विलंबित सूर्यास्त देखते हैं। ये आपका वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे सूर्य रहेगा, एक्चुअल सन एक्चुअल पोजीशन में होगा, लेकिन यहाँ से अपवर्तन के कारण लगातार अपवर्तन होगा। ये पहली परत पे हुआ, ये दूसरी, और ये तीसरी परत पे हुआ। मान लीजिए चौथी परत पे आप खड़े हैं, तो यहाँ पे आपको ये प्रकाश ऐसे एक जैसे लगेगा परवलयाकार पथ में मिल रहा है। अब यहाँ पे जब आपकी आँख के पास ये प्रकाश पहुँचेगा तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि सूर्य हमारे सामने है। आप इस सूर्य को यहाँ पे पहले ही देख पाएंगे, 6:43 पे ही देख पाएंगे, जबकि ये वाला सूर्य वास्तव में यहाँ पे 6:45 पे पहुँचता, यानी कि इसको यहाँ तक पहुँचने में 2 मिनट का समय लगता। पहुँचता ये कितने समय में? ये 6:45 पे ही यहाँ पे पहुँचता, लेकिन आप इसको 6:43 पे ही देख पा रहे हैं। तो ये आपको कंफर्म हो गया होगा। इसी तरह जो तारे होते हैं वो वास्तव में हमको अपनी आभासी स्थिति में दिखाई पड़ते हैं। आभासी रूप से वो ऊंचाई पर दिखाई पड़ते हैं। यही कंडीशन यहाँ पे है। आप देखेंगे तो बहुत सारी परतें इस तरह से रहेंगी, हर एक परत पर इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। और ये आपका आपतन कोण, ये आपका अपवर्तन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे उसी क्रम में, उसी तरह यहाँ पे
अपवर्तन कोण का मान घटता जाएगा। कहने का मतलब जो अपवर्तित प्रकाश होगा वो अभिलंब की ओर झुकता जाएगा। तो यहाँ पे प्रेक्षक खड़ा होगा, मान लीजिए ये पृथ्वी पर खड़ा है, तो आपको यहाँ से ये वाला तारा सीधे एकदम दिखाई पड़ेगा और उससे ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई पड़ेगा, ऐसा आपको प्रतीत होगा। लेकिन वास्तव में इस तारे की स्थिति यहाँ पे है, लेकिन आपको ये दिखाई पड़ रहा है कहाँ पे, इससे ज़्यादा ऊंचाई पर, और आपके एकदम सीध में दिखाई पड़ रहा है। तो ये क्या है, वायुमंडलीय अस्थिरता है, वायुमंडलीय अपवर्तन है। तो ये आपका एग्जाम्पल है, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन में उदाहरण के रूप में आप लिखेंगे अग्रिम सूर्योदय जो 2 मिनट पहले आपको दिखाई पड़ता है। विलंबित सूर्यास्त क्या है, जो 2 मिनट पश्चात तक, यानी कि वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देने वाला सूर्यास्त विलंबित सूर्यास्त कहलाता है। तारों की आभासी स्थिति, आभासी स्थिति में हमने बताया कि तारा यहाँ पे होगा लेकिन आपको आभास होगा आपके सीध में। ऐसा क्यों, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपको लगेगा कि वो तारा सीधे सीधे आपके ठीक ऊपर है। तो ये तारे की आभासी स्थिति है, लेकिन वास्तविक तारा यहाँ पे है। ये किस कारण हो रहा है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो रहा है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो आपका है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का अनियमित परावर्तन जो होता है, ये मान लीजिए कि कोई प्रकाश है, ये किसी अणु से जब टकराता है तो ये सभी दिशाओं में स्कैटर हो जाता है। इसी घटना को स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। यानी कि प्रकाश का अनियमित परावर्तन प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। या आप इस परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन जिसे कहते हैं, प्रकाश का माध्यम के सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में परावर्तित होना या प्रसारित होना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ये आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि प्रकाश का माध्यम के सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में परावर्तित होने या प्रसारित होने की घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। हमने बताया कि ये एक लाइट है और ये मान लीजिए कि माध्यम के किसी अणु, ये क्या है आपका अणु है, जब इससे टकराएगा तो ये सभी दिशाओं में यहीं से टकराकर ऐसे फैल जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब इस तरह से अगर ये फैलेगा सभी दिशाओं में तो यही घटना जो है प्रकाश के अनियमित परावर्तन की घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है ये आपको पता होगा। जैसे कि आपको कभी ना कभी ये चीज़ तो ज़रूर फेस करनी पड़ी होगी कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है। अब यहाँ पे प्रकाश के प्रकीर्णन में सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किस रंग का होता है, बैगनी। बैगनी रंग जो है इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है किसका, बैगनी रंग का। और सबसे कम किसका होता है, सबसे कम होता है लाल का। इसीलिए आपको जब मध्याह्न होता है यानी कि दोपहर का समय, तो उस समय आपको ऐसा लगता होगा कि आसमान ना तो लाल है ना ही नीला है, वो आपको जैसे लगता है कि एकदम वाइट है, या आपको लगता होगा कि वो कुछ पीला टाइप में है, क्योंकि उस समय सूर्य आपके ठीक ऊपर होता है। दूरी कम हो जाती है सूर्य की और पृथ्वी की। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि सूर्य है और यहाँ पे आप खड़े हैं और ये दोपहर का समय है, तो इस समय ये जो दूरी होती है ये कम हो जाती है सूर्य और आपके बीच की। जबकि क्षितिज पे जब होता है तो दूरी हमारी और सूर्य की बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि हमारे और सूर्य के बीच की दूरी ज़्यादा होती है। तो हम प्रकीर्णन पे बात कर रहे हैं। प्रकीर्णन में आपको क्या समझना है कि प्रकाश का अनियमित परावर्तन ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। आप डेफिनेशन में यही लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हमने बताया कि मान लीजिए कि एक प्रकाश की किरण आ रही है या प्रकाश का किरण पुंज है। किरण पुंज का मतलब ये होता है कि जैसे आप टॉर्च जलाते हैं तो बहुत सारी लाइटों का एक बीम निकलता है, उसी को किरण पुंज कहते हैं। जब किरण पुंज माध्यम के अणु से टकराएगा जो छोटे छोटे होंगे, तो उसकी वजह से
उस प्रकाश का फैलाव हो जाएगा, हर एक डायरेक्शन में प्रकाश फैल जाएगा और यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग का होता है और सबसे कम लाल रंग का होता है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सबसे ज़्यादा कौन सा रंग दिखाई पड़ता है? लाल। ऐसा इसलिए है क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और अगर तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है तो वो ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल कर सकता है वो प्रकाश, यानी कि ज़्यादा दूरी तक पहुंच सकता है। इस वजह से लाल रंग हमारी आंख तक केवल पहुंचता है, जिसके वजह से हमको लाल सूर्योदय और लाल सूर्यास्त दिखाई पड़ता है। जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है और ये छोटे छोटे अणुओं द्वारा, यानी कि अति सूक्ष्म अणुओं द्वारा इसका प्रकीर्णन होता है। तो अति सूक्ष्म कण वायुमंडल में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमें इसकी वजह से बैंगनी रंग का प्रसारण आसमान में ज़्यादा देखने को मिलता है। अर्थात हमें बैंगनी रंग में जो प्रकीर्णन देखना है वो किसके द्वारा देखना है? छोटे छोटे अणुओं द्वारा। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जो वायलेट कलर की होती है उसको इधर उधर बिखेर देते हैं, तो हमें आसमान नीला दिखाई पड़ने लगता है, अर्थात आसमानी दिखाई पड़ने लगता है, जिसे आप लोग कहते हैं। बैंगनी रंग होता है, लेकिन जब वो स्कैटर करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा समीप रह नहीं जाता, दूर दूर उसको स्कैटर करते हैं, तो हमें आसमान नीला दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये रीज़न है कि सूर्योदय आपको लाल क्यों दिखाई पड़ता है, सूर्यास्त भी लाल दिखाई पड़ता है, क्योंकि हमने बताया कि जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है तब उस समय सूर्य और हमारे बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? लाल रंग की। तो और जो कलर हैं सूर्य में उनकी वेवलेंथ इससे कम ही होती है, तो वो वेवलेंथ हमारी आँख तक पहुँच नहीं पाती है, अर्थात उस रंग की वेवलेंथ हमारी आँख तक नहीं पहुँच पाती है। सिर्फ लाल रंग ही हमारी आँख तक पहुँच पाता है, जिसकी वजह से हमें लाल रंग दिखाई पड़ता है किसका? सूर्योदय और सूर्यास्त का। जबकि बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो अति सूक्ष्म कणों द्वारा होता है और इनकी मात्रा जो होती है वायुमंडल में सूक्ष्म कणों की वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए पूरा आसमान हमको नीला दिखाई पड़ता है। वो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा कर देते हैं। और श्वेत कब दिखाई पड़ता है? ये भी एक कंडीशन है। श्वेत जब अणुओं का आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा मतलब समझ रहे हैं कि ये प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। तरंग दैर्ध्य का मतलब आप समझते हैं क्या है? तरंग दैर्ध्य इसका मतलब ये होता है कि एकांक समय में प्रकाश के द्वारा या तरंग के द्वारा तय किया गया विस्थापन उसकी तरंग दैर्ध्य कहलाता है। एकांक समय में प्रकाश द्वारा या तरंग द्वारा, हम दोनों की डेफिनेशन साथ ही बोल रहे हैं, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य आप कह सकते हैं या तरंग की तरंग दैर्ध्य कह सकते हैं। एकांक समय में प्रकाश द्वारा तय किया गया विस्थापन उसकी तरंग दैर्ध्य कहलाता है। अब इसको लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा ऐसे बनता है जैसे वाई का सिंबल होता है इंग्लिश लेटर में, उसी को अगर आप उलट देंगे तो आपको लैम्डा मिल जाएगा ऐसे, यह है लैम्डा। तो हमने वही बताया कि अगर अणुओं का आकार बड़ा होगा किसकी तुलना में? तरंग दैर्ध्य की तुलना में, तो उससे प्रकीर्णित प्रकाश जो होगा वो आपको ऐसा लगेगा कि वो प्रकाश श्वेत है, अर्थात वो किसी कलर में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो सेव एज लाइट आपको दिखाई पड़ेगी कि वाइट लाइट उस पर आया, अणु का आकार बड़ा है, तो अणु क्या करेगा? वैसे ही श्वेत प्रकाश को ही मोड़ देगा इधर उधर। तो इस वजह से जब अणुओं का आकार बड़ा होगा किसकी तुलना में? तरंग दैर्ध्य की तुलना में बड़ा होगा, तो हमको जो भी प्रकीर्णित प्रकाश होगा वो श्वेत ही दिखाई पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं टिंडल इफेक्ट क्या है। ये भी एक प्रकीर्णन से संबंधित घटना है जिसे हम लोग कहते हैं। ये क्या है कि जब किसी कोलाइडी माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। जब उसके अणु से प्रकाश टकराएगा तो क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन होगा और प्रकाश पुंज का मार्ग आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। यही घटना
टिंडल प्रभाव कहलाती है। तो यहाँ पे आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जब किसी कोलाइडी माध्यम से होकर प्रकाश पुंज गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कोई धुआं होता है, जैसे स्टेज वगैरह पे शो होता है, तो वहाँ पे अगर कोई लेज़र लाइट जलाई जाती है तो हमको उसका मार्ग आसानी से देखने को मिल जाता है उस धुएं में। और यहाँ पे धुआं क्या है, वो आपका क्या है, कोलाइडी माध्यम है। कोलाइडी विलयन क्या होता है कि केमिकल मिक्स जो मीडियम होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोलाइडी माध्यम। जैसे कि आप मान सकते हैं कि कोई जल है और उसमें कोई केमिकल, जैसे मान लीजिए डिटर्जेंट घोल दिया जाए तो वो एक क्या बन गया, कोलाइडी माध्यम बन गया। या फिर स्वच्छ पानी है उसमें धूल के कण मिला दिए जाएं तो वो भी हमारा कोलाइडी विलयन बन गया। तो ऐसे मीडियम में जब कोई प्रकाश पुंज गुजरेगा तो उसका प्रकीर्णन होता है, अर्थात वो उस माध्यम के अणुओं से टकराकर स्कैटर होगा। स्कैटर मतलब फैल जाएगा चारों तरफ, जिससे आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो लाइट आ रही है वो बहुत सारे मार्ग में डिवाइड हो जा रही है, यानी कि प्रकाश का मार्ग आपको दिखना शुरू हो जाएगा। यही घटना क्या कहलाती है, टिंडल इफेक्ट कहलाती है। यहाँ पे इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि ये एक ग्लास है, इसमें कुछ कोलाइडी विलयन भरा है, कोलाइडी माध्यम इसको बना दिया गया है। अब इसके एक अणु की बात करते हैं। यहाँ पे एक प्रकाश पुंज आया, ये क्या है, प्रकाश पुंज है। अब जब इस प्रकाश पुंज को देखेंगे, इस माध्यम के एक अणु से ये टकरा रहा है तो इसका मार्ग आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा कि ये लाइट ऐसे ऐसे में जा रही है, इस तरह से। तो यही घटना क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। आप इसकी परिभाषा में यही लिखेंगे कि जब किसी कोलाइडी माध्यम से होकर प्रकाश पुंज गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसके उदाहरण में आप ये बता सकते हैं कि किसी धुएं से भरे कमरे में जब कोई सूक्ष्म प्रकाश पुंज गुजरता है तो उसका मार्ग हमें दिखाई पड़ने लगता है। आपने देखा भी होगा कि जब बहुत सारे धुएं किसी घर में हों और कोई छोटा सा छिद्र हो जिसमें से प्रकाश जा रहा हो तो आपको उसका मार्ग दिखाई पड़ेगा कि प्रकाश ऐसे ही जा रहा है। या फिर कोई कोलाइडी माध्यम हो, जैसे मान लीजिए दूध का ग्लास है, अब उसमें हरे रंग की या लाल रंग की लेजर लाइट जब जलाएंगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध ना हो, तो आपको उसका मार्ग उसमें से प्रतीत होगा कि यही इसका मार्ग है। या फिर आपने देखा होगा कि कोहरे के समय में मैक्सिमम जो हेडलाइट्स जली होती हैं उनसे जो आने वाला प्रकाश होता है उसका भी मार्ग आपको दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाता है। या फिर कोई बहुत ज़्यादा घना जंगल हो और घने जंगल में से कोई प्रकाश पुंज गुजर रहा हो, यानी कि सूर्य का प्रकाश कोई छोटे छोटे छिद्रों से होकर जंगल में प्रवेश कर रहा हो, तो आपको उस प्रकाश का मार्ग भी दिखाई पड़ेगा। ये सब किसका प्रभाव है, टिंडल का प्रभाव है। तो आप टिंडल के प्रभाव में यही लिखेंगे। एग्जाम्पल में आप यही बता सकते हैं जो हमने बताया। अब ये आपका जो फर्स्ट सेम का पूरा सिस्टम था ये ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।